बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रेजेंटेशन में हम बैलेंस शीट मैकेनिक्स देखेंगे कि सेंट्रल बैंक किस तरह बॉन्ड खरीदता है और प्राइमरी डीलर्स किस तरह गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदते हैं और चार सेक्टर्स के दरमियान क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम तफसील से देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से चार सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। ट्रेजरी जो गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल बैंक है, फिर बैंकिंग सेक्टर है और फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो ये चार सेक्टर्स हैं। तो ये इनिशियल कंडीशंस हैं इकोनॉमी की, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज होते हैं जब ट्रांजैक्शंस होती हैं आपस में। तो इनिशियल कंडीशंस में अज्यूम करें कि गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया है $100 का, और ये बॉन्ड जो है प्राइमरी डीलर के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। तो इसके बाद हम बाकी को देखेंगे। इस पॉइंट पे सेंट्रल बैंक और जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसिव है, उनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इनिशियल कंडीशंस में। और ट्रेजरी के पास अभी पैसा नहीं है, ट्रेजरी को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। तो अब हम अगली उसमें इसकी एंट्रीज देखेंगे। अच्छा, अब ये पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को पैसों की ज़रूरत है, उनके पास कैश नहीं है। और ट्रेजरी जो है, जो गवर्नमेंट है, वो बॉन्ड इशू करने वाली है। लेकिन अभी कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि ट्रेजरी सेंट्रल बैंक को डायरेक्ट बॉन्ड नहीं इशू कर सकती। तो ट्रेजरी जो है बैंकिंग सेक्टर को इशू कर सकती है। तो लेकिन बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंकिंग सेक्टर को पैसा अवेलेबल कर देगा। तो ट्रांजैक्शन उसकी क्या होंगी कि सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक $100 क्रिएट करेगा, ब्रांड न्यू फ्रेश मनी क्रिएट करेगा, और $100 के बॉन्ड खरीद लेगा प्राइवेट बैंक से। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि $100 कैश आ गया सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, और जो बॉन्ड थे वो माइनस हो गए। तो बॉन्ड खरीद लिए सेंट्रल बैंक ने और कैश दे दिया उसको। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो डिस्क्रिप्शन है, सेल्स -100 इन बॉन्ड्स टू द सेंट्रल बैंक एंड रिसीव्स $100 इन कैश इन रिजर्व्स। $100 आ गया। अब ये $100 से अगले स्टेप में ना वो गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेगा वो। तो क्या हुआ कि ये तो कैंसिल हो गया, बॉन्ड्स -100 हो गए, कैश +100 हो गया कमर्शियल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक पे क्या इम्पैक्ट आया, सेंट्रल बैंक ने $100 के बॉन्ड खरीद लिए, एसेट हो गया सेंट्रल बैंक के लिए, और $100 लाइबिलिटी हो गया। जो प्राइवेट बैंक्स का जो कैश होता है वो सेंट्रल बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, रिजर्व्स। तो इस तरह ये सेंट्रल बैंक ने पैसा अवेलेबल कर दिया बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो पुराने बॉन्ड्स पड़े थे, उन पुराने बॉन्ड्स को खरीद के टेम्परेरी उसको खरीदा और $100 उनको दे दिए। और ट्रेजरी पे और प्राइवेट सेक्टर पे इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं आया उसका। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स को पैसा मिल गया, सेंट्रल बैंक ने उनको पैसा दे दिया। अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया ट्रेजरी ने। तो अब इसके स्टेप्स देखते हैं। ट्रेजरी ने बॉन्ड इशू किया, तो उनको $100 मिल गए या £100 मिल गए प्राइवेट सेक्टर से। बैंक्स ने उनको खरीद दिया बॉन्ड, तो $100 कैश बढ़ गया इनका, और $100 की लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। ये बॉन्ड्स है ना, लाइबिलिटीज में आ गया। तो बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, $100 कैश, $100 बॉन्ड्स। अब बैंक्स का भी सेम हुआ कि बैंक्स ने $100 पे कर दिए गवर्नमेंट को, तो -100 कैश, और एसेट बढ़ गया +100 जो बॉन्ड है। तो एसेट, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ, तो ये टैली हो गया +100 बॉन्ड्स और -100 कैश। अच्छा जी, अब ये जो सेंट्रल बैंक पे क्या इम्पैक्ट आएगा,
इसमें सेंट्रल बैंक में इम्पैक्ट आएगा कि जो गवर्नमेंट की जो जो ये कैश है, 100 डॉलर्स का या 100 पाउंड्स का, ये गवर्नमेंट का भी कैश जो है वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट हुआ हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का अकाउंट है जी, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में 100 डॉलर डाल दिए, और जो ये बैंक का अकाउंट था 100 डॉलर का, ये माइनस हो गया, तो बस अकाउंट से ट्रांसफर हो गया, बैंक के अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला गया। तो ये आपका स्टेप बी हो गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट को बॉन्ड के पैसे मिल गए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अचानक से जो बैंक्स का कैश था वो ख़त्म हो गया और बैंक्स ने बॉन्ड खरीद लिया। तो स्पेंडिंग से पहले गवर्नमेंट एक बार फिर से कैश जो है वो इंजेक्ट करती है टेम्परेरीली बैंकिंग सेक्टर में। तो एंट्रीज क्या होंगी? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो रिजर्व पड़े थे, तो गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व्स जो है ट्रांसफर कर दिए बैंक्स के पास, प्राइवेट बैंक्स के पास। तो -100 रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक में थे, और वो ट्रांसफर कर दिए प्राइवेट बैंक के पास। ठीक है। और बैंक में क्या हुआ एंट्री, कि बैंक के पास 100 डॉलर के रिजर्व्स आ गए जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिए, और 100 डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो गवर्नमेंट की जो जो एसेट है वो प्राइवेट बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी हो गया और 100 डॉलर कैश आ गया उनके पास। तो ये 100 डॉलर कैश है, ये सेंट्रल बैंक में लाइबिलिटी की तरह अपीयर करेगा। तो एक ट्रांजैक्शन के कई इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो जस्ट जस्ट टू रिकैप, गवर्नमेंट ने अपने 100 डॉलर जो सेंट्रल बैंक में रखे थे, उस 100 डॉलर को उसने प्राइवेट बैंक में रखवा दिया। तो एंट्रीज क्या होंगी? -100 सेंट्रल बैंक से, और +100 जो है अपना, ये चले जाएगा प्राइवेट बैंक के पास। प्राइवेट बैंक के पास 100 डॉलर कैश आ गया जो एसेट बन गया बैंक्स के लिए, 100 डॉलर लाइबिलिटी हो गया जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। तो इसको कहते हैं TTNL अकाउंट, ट्रेजरी टैक्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट। और इसी तरह से जो पहले गवर्नमेंट के पास जो 100 डॉलर सेंट्रल बैंक में रखे थे वो -100 हो गए, और जो प्राइवेट बैंक के पास जो 100 हैं, अब वो लाइबिलिटीज बन जाएंगे सेंट्रल बैंक में। तो ये सारी एंट्रीज हो गई। अच्छा, अब अगला स्टेप है रिवर्स रिपो। और आपको मैं याद दिला दूं कि स्टेप ए में सेंट्रल बैंक ने पैसे दिए थे प्राइवेट बैंक्स को। उसके लिए क्या किया था सेंट्रल बैंक ने? बाई किया था गवर्नमेंट बॉन्ड। सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा था और कैश दिया था प्राइवेट बैंक को। अब इस स्टेप में उल्टा होगा, जो कमर्शियल बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वो वो बॉन्ड जो है अपना वापस खरीदेगा और पेमेंट करेगा। तो इसकी एंट्री देखते हैं, इसको रिवर्स रिपो कहते हैं। रिवर्स रिपो में तो पैसा जो है बैंक से सेंट्रल बैंक की तरफ जाएगा। बैंक पे कर रहा है सेंट्रल बैंक को, और बैंक खरीद रहा है बॉन्ड को। तो एंट्री क्या होगी? प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक ने बॉन्ड खरीद लिया +100, एसेट बढ़ गया, और कैश माइनस हो गया -100। ठीक है। और सेंट्रल बैंक का क्या हुआ? सेंट्रल बैंक का ऑपोजिट हुआ। सेंट्रल बैंक का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बेच दिया उन्होंने, और अकॉर्डिंगली जो रिजर्व्स थे, जो ये प्राइवेट बैंक के जो कैश था, वो इस्तेमाल हो गया। तो ये लाइबिलिटीज थी जो कमर्शियल बैंक का जो कैश था, यहाँ पे -100 लाइबिलिटीज थी,
अब वो लाइबिलिटीज जो है वो खत्म हो गई ये बॉन्ड सेल की वजह से। तो ये रिवर्स रिपो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये होता है कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड तो इशू कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए पुलिस को, टीचर्स को सैलरीज देनी है, उसके लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम है। 10-15 दिन पैसा जो है TTNL अकाउंट में पड़ा रहता है, ट्रेजरी टैक्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट, जो कमर्शियल बैंक में अकाउंट होता है। लेकिन अब टाइम आ गया जिस दिन पेमेंट करना है, तो उस दिन ये करेंसी रिवर्स करके वापस जो है सेंट्रल बैंक में लेके आते हैं। प्राइवेट बैंक से पैसा वापस सेंट्रल बैंक में आता है, फिर पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं क्या क्या एंट्रीज होंगी। ये ट्रेजरी अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो ये +100 हो जाएगा रिजर्व्स। कि क्या किया हमने, पैसा जो है अपना वहां से निकाल के ट्रेजरी के अकाउंट से जो प्राइवेट बैंक में था उसको -100 कर दिया और वापस सेंट्रल बैंक में लेके आ गए। तो सेंट्रल बैंक का बैलेंस जो है वो TTNL अकाउंट से रिजर्व्स में ऐड हो गया ये। अच्छा जी, अब बैंक्स में क्या हुआ, बैंक में से तो पैसा विड्रॉ कर लिया, -100 हो गया। तो ये पैसा जो है ना, गवर्नमेंट का पैसा प्राइवेट बैंक में था, तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया यहाँ से, तो -100 हो गया बैंक में से। और उनकी लाइबिलिटी भी माइनस हो गई, जाहिर सी बात है कि ये जो लाइबिलिटी थी, जो गवर्नमेंट का पैसा पड़ा था वो लाइबिलिटीज में वो माइनस हो गया, और जो बैंक के पास कैश पड़ा था सेंट्रल बैंक में वो भी माइनस हो गया। तो अब क्या हुआ कि ट्रेजरी का जो है वो $100 हो गया, जो सेंट्रल बैंक में गवर्नमेंट का अकाउंट है वो +100 हो गया, और जो प्राइवेट बैंक का जो जो रिजर्व था वो -100 हो गया, वो खत्म हो गया। तो ये ट्रांजैक्शंस हुई। तो इन समरी, यानी रिपीट करने के लिए, कि क्या हुआ, ट्रेजरी ने अपना पैसा प्राइवेट बैंक से वापस सेंट्रल बैंक में ले आया, और जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो यही दिखा रही हैं कि पैसा प्राइवेट बैंक से सेंट्रल बैंक में आ गया। और अब अगले स्टेप में स्पेंडिंग में इस्तेमाल होगा, ये खर्चे के लिए इस्तेमाल होगा, पुलिस को, टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए। अच्छा, अब फाइनली टाइम आ गया कि गवर्नमेंट पुलिस वालों को या टीचर्स को सैलरी देंगे, तो पेमेंट का टाइम आ गया। तो पेमेंट में क्या होगा कि जो ट्रेजरी का अकाउंट है गवर्नमेंट का वो -100 हो जाएगा, तो उनका जो कैश था -100 हो गया, और इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। जो ये ट्रेजरी का कैश है वो इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। फिर बैंक्स इसके ये 100 दिए गवर्नमेंट ने, पुलिस वाले के अकाउंट में 100 आ गए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब जब ये पुलिस वाले के अकाउंट में 100 आए, तो ये जो है ये 100 पुलिस वाले के लिए एसेट बन गया, लेकिन ये बैंक के लिए लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, तो बैंक के लिए ये लाइबिलिटी बन गया। जब ये बैंक के लिए लाइबिलिटी बना, तो ये जो कैश 100 का पड़ा है ये बैंक के लिए एसेट बन गया, और ये जो एसेट सेंट्रल कमर्शियल बैंक के लिए 100 का एसेट बना कैश, ये सेंट्रल बैंक के लिए लाइबिलिटी बन गया, रिजर्व्स। लाइबिलिटी बन गया रिजर्व्स 100 की, और जो गवर्नमेंट के रिजर्व्स पड़े थे जो यूज हो गए यहाँ पे, तो वो -100 हो गया यहाँ पे। गवर्नमेंट के रिजर्व्स -100, पुलिस वाले के रिजर्व्स +100, पुलिस वाले के एसेट +100, पुलिस वाले के जो डिपॉजिट है वो +100 लाइबिलिटी, और उसके पुलिस वाले के जो एसेट पड़े हैं बैंक में वो +100 बन के उसके कैश रिजर्व्स हो गए बैंक के, जो कि सेंट्रल बैंक में जाके लाइबिलिटी बन गया। तो ये है पूरा प्रोसेस ट्रेजरी बॉन्ड इशुएंस से लेके स्पेंडिंग तक का। अच्छा, अब कंक्लूजन देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है सारा बातों का। कंक्लूजन ये है कि ट्रेजरी ने बॉन्ड इशू किया $100 का,
और जब ट्रेजरी का बॉन्ड इशू हुआ तो उनकी लाइबिलिटीज जो हैं वो बढ़ गई। लाइबिलिटीज बढ़ गई का मतलब ये है कि उनका जो इक्विटी पोजीशन है वो कम हो गई, क्योंकि इक्विटी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो उनकी इक्विटी जो है कम हो गई, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ गई। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के जो फाइनेंशियल एसेट्स थे, जो कैश था, वो उनका अकाउंट में बढ़ गया, उनकी सेविंग्स या उनका इनकम बढ़ गई। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, अगर आप देखें, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और इसका जो इन्वर्स है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट डेट है, नेशनल डेट है, वो असल में प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। वो एसेट है जो बॉन्ड है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और ये इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। इट शोज एस $100 इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो अब लोग हों, पुलिस वाले हों या बिजनेसेस हों, उनके पास $100 हैं बैंक डिपॉजिट्स में, उनके करंट अकाउंट में पड़े हैं पैसे। तो ये पैसा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, और की स्ट्रोक्स के जरिए क्रिएट किया। और ये जो बॉन्ड है असल में ये प्राइवेट सेक्टर के लिए फाइनेंशियल एसेट है। गवर्नमेंट की जो नेगेटिव $100 लायबिलिटी है या नेगेटिव इक्विटी है, वो एग्जैक्टली मैच होती है जो प्राइवेट सेक्टर की पॉजिटिव इक्विटी है $100 की, या जो $100 कैश मिला है प्राइवेट सेक्टर को, तो ये एग्जैक्टली इक्वल है। और ये सेक्टोरल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का सरप्लस होता है। अगर किसी इकोनॉमी में 20 ट्रिलियन मिसाल के तौर पे डेट है, गवर्नमेंट डेट, इसका मतलब है कि नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास $20 ट्रिलियन की सेविंग है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 1 to 1, कि जो गवर्नमेंट डेट इज इक्वल टू दी, या गवर्नमेंट डेट या गवर्नमेंट डेफिसिट कह लें, क्योंकि टैक्स जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट की बॉन्ड बोरोइंग शुरू होती है। तो गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, जो डेफिसिट है, दैट्स इक्वल टू दी प्राइवेट सेक्टर सरप्लस।